और अब बात आज के टॉप 5 एजेंडा की, 5 बड़ी खबरों की। पहला एजेंडा, पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अगले 2 घंटे में 2019 के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी 2019 की महाभारत को जीतने की कोशिश करेगी, वैसे ही जैसे 2014 में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। आज के संकल्प पत्र में बीजेपी न केवल अगले 5 साल का रोड मैप देगी, बल्कि बीते 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा भी देगी। आज का दूसरा एजेंडा, आज राहुल और प्रियंका पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ 3 रैलियां करके मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करेंगे। पश्चिमी यूपी में 11 अप्रैल को पहले ही दौर में वोटिंग होनी है। और आज का तीसरा एजेंडा है चुनाव आयोग पर विपक्ष के अविश्वास का। लोकसभा चुनाव के 50% वोटों का वीवीपैट से मिलान करने की 21 विपक्षी दलों की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। आज का चौथा एजेंडा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के पूर्व ओएसडी और उसके करीबियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। और इस छापेमारी में 9 करोड़ कैश, कई लग्जरी गाड़ियां, कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। छापे की कार्रवाई को लेकर सीआरपीएफ और मध्य प्रदेश पुलिस में टकराव अब थम गया है। और आज की 5वीं बड़ी खबर, 5वां एजेंडा, टेरर फंडिंग केस में अलगाववादी मीरवाइज उमर फारूक को आज एनआईए के सामने पेश होना है। अगर मीरवाइज एनआईए के सामने पेश नहीं होता तो फिर उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस मामले में एनआईए ने मीरवाइज को अब तक 3 बार समन जारी किया है, लेकिन मीरवाइज ने पिछले 2 समन में पेश होने से मना कर दिया। मीरवाइज सुरक्षा का हवाला देते हुए दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर में पेश होने से इनकार करता रहा है। तो अब से 2 घंटे में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 2019 के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी 2019 की महाभारत को जीतने की कोशिश करेगी, वैसे ही कोशिश जैसी कि 2014 में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। आज के संकल्प पत्र में बीजेपी न केवल अगले 5 साल का रोड मैप देगी, बल्कि बीते 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा भी देगी। 11 बजे आएगा बीजेपी का संकल्प पत्र। बीजेपी के संकल्प पत्र की एक बड़ी बात, अब की बार 5 बड़े वादों से बीजेपी का बेड़ा पार। बीजेपी ने 2019 के लिए अपना संकल्प पत्र तैयार कर लिया है। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह देश के सामने पार्टी का संकल्प जाहिर करेंगे, जिसमें पिछले 5 साल के कामकाज का ब्यौरा होगा, अगले 5 साल का विजन होगा। जी न्यूज आपको बीजेपी के इसी संकल्प पत्र से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहा है। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संकल्प पत्र में पहला मुद्दा विकास का होगा, जिसमें विकसित भारत का विजन होगा। दूसरा मुद्दा राष्ट्रवाद का होगा, इसमें सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की कामयाबी का जिक्र होगा। गगनयान और ए-सैट पर भी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। तीसरा मुद्दा देश की सुरक्षा होगा, जिसमें पाकिस्तान और चीन पर पार्टी अपनी नीति साफ करेगी। 5 साल में कश्मीर में कैसे आतंकवाद को कमजोर किया, कैसे अलगाववादियों पर शिकंजा कसा गया, आगे क्या प्लान है, इसके बारे में घोषणाएं हो सकती हैं। साथ ही आर्टिकल 370 और 35A का भी जिक्र संकल्प पत्र में हो सकता है। जहां तक देश के हित में विकास को लेकर या राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़े निर्णय लेने की सरकार की क्षमता हो, इसलिए उसका एक थीम रहेगा बड़े फैसले लेने वाली सरकार। अपने संकल्प पत्र में बीजेपी बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बड़े वादे कर सकती है, लेकिन चौथा मुद्दा गरीबी होगा। पार्टी का साफ मत है कि गरीबों के लिए आर्थिक मदद के लोक लुभावन वादे नहीं किए जाएंगे, बल्कि देश से गरीबी कैसे खत्म की जाए, इसकी रूपरेखा बताई जाएगी। यानी कांग्रेस की न्याय का जवाब बीजेपी अपने घोषणा पत्र में दे सकती है। और 5वां मुद्दा होगा ईमानदार सरकार, जिसमें पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना संकल्प दोहराएगी। गरीबी हटाना पहली प्राथमिकता है, ये 51 के मैनिफेस्टो में भी था कांग्रेस के। इनकम सपोर्ट स्कीम देंगे, ये 2004 और 2009 के भी मैनिफेस्टो में था कांग्रेस के। हमारी 5 वर्षों की लगातार परफॉर्मेंस का एक प्रकार से कल्मिनेशन है। इसके अलावा बीजेपी के 2019 चुनाव का थीम होगा
काम करने वाली सरकार, एक ईमानदार सरकार, बड़े फैसले लेने वाली सरकार और फाइनल थीम होगा फिर एक बार मोदी सरकार। आपको स्पष्ट बहुमत वाली एक कोहेसिव और टेस्टेड गवर्नमेंट चाहिए या एक केओस या महामिलावट वाली सरकार चाहिए। कुल मिलाकर कुछ घंटों के बाद ही बीजेपी नए भारत के निर्माण को लेकर जनता के सामने अपना विजन पेश करेगी, साथ ही विरोधियों को घेरने के लिए रणनीति का भी खुलासा करेगी। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ है। रविंद्र, कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है और अपने घोषणा पत्र के मुद्दों को लेकर संकल्प पत्र में उसके काट के तौर पर क्या पेश करती है और क्या वो वादे होंगे जिससे एक बार फिर से सत्ता में आने का ख्वाब देखेगी बीजेपी? देखिए विशाल, पिछले 3-4 लोकसभा चुनाव को देखें तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो पहले आता है या यूपीए का मैनिफेस्टो पहले आता है और बीजेपी और एनडीए का हमेशा से बाद में आता रहा है, चाहे 2004 हो, 2009 हो, 14 हो या फिर 2019। तो ये एक तरह से पिछले कई सालों का एक रिकॉर्ड भी आपके सामने है। दूसरा, हम न्याय करेंगे ये कांग्रेस का है और हमने न्याय किया ये बीजेपी का होगा। हम ईमानदार सरकार है, हम काम करने वाली सरकार है, हमारी सरकार राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रही है, हमारी सरकार विकास को गति दी है और जो हमने कहा वो पूरा किया। ये कांग्रेस की काट होगी। कांग्रेस कह रही है कि हम न्याय करेंगे, आखिर किसके साथ न्याय करेंगे? ये बीजेपी का सवाल होगा और बीजेपी के मैनिफेस्टो में होगा कि हमने पाकिस्तान के जो करारा जवाब दिया पिछले 10 साल में यूपीए सरकार नहीं दे पाई। 26/11 और अभी का सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ है, इन सब का कहीं ना कहीं जिक्र होगा उसमें। किसानों के बारे में जैसा कि खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली और पीएम मोदी भी कहते रहे, किसानों की बात कांग्रेस कहते रही है, किसानों के लिए लोक लुभावना वायदे कर रही है 72,000 रुपये का, लेकिन हम 6,000 तो तुरंत दिए हैं। और यही नहीं, इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो उनको जितनी सुविधाएं दिए हैं वो 72,000 से कई गुना ज्यादा हो जा रहा है। और बीजेपी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर कहना है कि हम केवल वोट खरीदने के लिए पैसे नहीं देंगे, बल्कि हम उनको साथ दे देंगे, साधन देंगे, उनको मजबूत करेंगे कि अपने पैरों पर खड़ा हो, उनकी आय दोगुना हो। ये मूल अंतर होगा बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। और जहां तक दूसरी बातों का है तो कहीं ना कहीं युवाओं को जो रोजगार दिए हैं उसका जिक्र होगा। करोड़ों लोगों को जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर हम रोजगार दें, क्योंकि पिछले 5 साल में अगर देखा जाए तो रोजगार को लेकर सारा विपक्ष मोदी सरकार पर अनेक तरह से हमले करते रहे, संसद के अंदर और संसद के बाहर। तो इसका कहीं ना कहीं जिक्र होगा कि मुद्रा योजना हो या फिर डिजिटल इंडिया हो या फिर दूसरे योजना हो, मेक इन इंडिया और दूसरे जो योजना है, उसके जरिए हमने लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कहीं ना कहीं गरीबों के उत्थान की बात करने वाली जो मोदी सरकार है और गरीबों के लिए नारा देने वाली, ये अंतर होगा कांग्रेस और बीजेपी के मैनिफेस्टो में। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, लगातार आप नजर बनाए रखें। 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब ये संकल्प पत्र सामने आ जाएगा और इससे जुड़ी हर खबर हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पश्चिमी यूपी में आज 3 रैलियां करके मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करेंगे। पश्चिमी यूपी में 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है, यानी कि पहले ही चरण में। कांग्रेस की कोशिश है कि वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में करें। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर था। इस बार फिर कांग्रेस का सामना बीजेपी से होगा। मैदान में इस बार वाड्रा आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। पश्चिमी यूपी में पहले चरण में 11 अप्रैल को वोटिंग होगी। आज राहुल और प्रियंका सहारनपुर, शामली और बिजनौर में रैली करेंगे। सहारनपुर में सुबह 11 बजे रैली होगी, जबकि शामली में 1:45 बजे राहुल और प्रियंका की रैली है। शामली कैराना लोकसभा सीट में आता है। बिजनौर में शाम को 3:30 बजे राहुल और प्रियंका रैली करेंगे। अगर सहारनपुर की बात करें तो इस बार यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। सहारनपुर लोकसभा में करीब 17 लाख वोटर हैं, जिसमें करीब 57% हिंदू और 42% मुस्लिम आबादी है। अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या भी यहां काफी ज्यादा है। बीजेपी से मौजूदा सांसद राघव लखनपाल उम्मीदवार हैं, जबकि महागठबंधन से जल्लुर रहमान और कांग्रेस से इमरान मसूद उम्मीदवार हैं। अगर कैराना की बात करें तो यहां भी त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी से प्रदीप चौधरी यहां उम्मीदवार हैं, जबकि समाजवादी पार्टी से तबस्सुम हसन मैदान में है। कांग्रेस ने हरेंद्र मलिक को उम्मीदवार बनाया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हुकुम सिंह ने कैराना सीट से बाजी मारी थी, लेकिन उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में
सपा के समर्थन से यह सीट आरएलडी जीतने में कामयाब रही थी। जातीय समीकरण के लिहाज से इस सीट पर सबसे ज्यादा करीब 5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि करीब 4 लाख पिछड़ी जाति के मतदाता हैं, जिसमें जाट, गुर्जर, सैनी, कश्यप शामिल हैं। 2014 के आंकड़ों के मुताबिक कैराना में 15 लाख वोटर हैं। बिजनौर, जहां राहुल गांधी की आज रैली है, यहां भी 11 अप्रैल को ही वोटिंग होगी। बिजनौर में बीजेपी के मौजूदा सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह सांसद हैं, जबकि बीएसपी से मलूक नागर मैदान में हैं। कांग्रेस की ओर से नसीमुद्दीन सिद्दीकी उम्मीदवार हैं। मुस्लिम और गुर्जर बहुल इस लोकसभा सीट पर 15 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इस सीट पर कई राजनीतिक दिग्गज अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। मायावती, मीरा कुमार, रामविलास पासवान, जयप्रदा ने इस सीट से चुनाव लड़ा था। ऐसे में आज राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पश्चिमी यूपी के दौरे में एक साथ 3 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वोटों के वीवीपैट पर्चियों से मिलान कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 21 विपक्षी दलों का कहना है कि 50% वीवीपैट पर्चियों की गिनती से चुनाव नतीजे में देर हो जाती है, तो इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने एक हलफनामे में यह बात कही है। देखना होगा कि विपक्षी दलों की बात सुप्रीम कोर्ट में मानी जाती है या नहीं। लोकसभा चुनाव के पहले दौर की वोटिंग शुरू होने में 72 घंटे ही रह गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग और उसकी ईवीएम पर विपक्ष का अविश्वास बरकरार है। विपक्ष की चिंता वाकई जायज है या फिर अपनी हार तय देखकर वो ईवीएम पर हंगामे की भूमिका बांध रहा है? सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई से ये तस्वीर साफ हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में 21 विपक्षी दलों ने हलफनामा दाखिल करके कहा, अगर चुनाव नतीजों में 6 दिन की देरी से चुनाव की पवित्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है तो ये कोई गंभीर देरी नहीं है। 21 विपक्षी दलों ने यह हलफनामा चुनाव आयोग के उस दावे के जवाब में दिया जिसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि अगर 50% वीवीपैट पर्चियों के मिलान के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे तो इसमें करीब 6 दिन की देरी हो जाएगी। चुनाव आयोग विपक्ष की मांग को पहले ही अव्यवहारिक बता चुका है। भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों पर इनकम टैक्स के छापों के बाद कल सीआरपीएफ और मध्य प्रदेश पुलिस आमने सामने आ गई थी। एक तरफ सीआरपीएफ थी जो ड्यूटी का हवाला दे रही थी और सामने थी मध्य प्रदेश की पुलिस जिसे सीआरपीएफ से एतराज था। एक तरह से भोपाल में पश्चिम बंगाल पार्ट 2 देखने को मिला था, जब केंद्र और राज्य की एजेंसियों के बीच ठन गई थी। भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों पर इनकम टैक्स के छापों के बाद कल सीआरपीएफ और मध्य प्रदेश पुलिस आमने सामने थी। लेकिन अब लड़ाई केंद्र वर्सेस मध्य प्रदेश और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होती नजर आ रही है। अभूतपूर्व संवैधानिक संकट यहाँ खड़ा हो गया है, जैसा ममता जी ने बंगाल में किया था। और प्रतीक के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छानबीन कल से अभी तक जारी है। भोपाल, इंदौर, गोवा समेत कई ठिकानों पर एक साथ मारे गए छापों में 9 करोड़ कैश, दर्जनों महंगी लग्जरी कारों का खुलासा कल ही हो चुका था। रात भर ज्वेलरी समेत सारी संपत्ति का कैलकुलेशन इनकम टैक्स की टीम करती रही। नहीं बता सकते अभी चलेगी, तब तक उम्मीद है चलेगी, कल तक पेपर्स चेक हो रहा है। ज्वेलरी को कितना आपने आकलन किया? वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इन छापों को सियासत बताते हुए बीजेपी पर वार किया। कमलनाथ ने कहा, पिछले 5 साल से संवैधानिक संस्थाओं के गलत इस्तेमाल से डराने का काम किया जा रहा है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हार दिखने लगी है, इसीलिए ये सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कमलनाथ के पूर्व ओएसडी के जिन करीबियों पर छापे मारे गए उनमें रतुल पुरी भी हैं। रतुल पुरी अपनी कंपनियों के जरिए ऑगस्टा वेस्टलैंड सौदे में दलाली की रकम हासिल करने के आरोप में ईडी के दायरे में हैं। टेरर फंडिंग केस में अलगाववादी मीरवाइज उमर फारूक को आज एनआईए के सामने पेश होना है। अगर मीरवाइज एनआईए के सामने पेश नहीं होता है तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। एनआईए जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग की जांच कर रही है।
इस मामले में एनआईए ने मीरवाइज को अब तक 3 बार समन जारी किया है, लेकिन मीरवाइज ने पिछले 2 समन में पेश होने से मना कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा के उदयपुर में पीएम मोदी ने माता त्रिपुर सुंदरी देवी के दर्शन किए। तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस मंदिर की पहचान शक्तिपीठ के रूप में है और यहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कल प्रधानमंत्री की यहां पर रैली थी और उसी दौरान प्रधानमंत्री यहां मंदिर पहुंचे दर्शन करने के लिए। त्रिपुरा के उदयपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। त्रिपुरा के शक्तिपीठ में प्रधानमंत्री मोदी ने दर्शन किए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।